जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल लीगल अपडेट्स में। और हम हाजिर हैं फिर एक बार आपके संविधान के पार्ट 3 का कुछ अनुच्छेद जो है बच गए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, और संविधान का इसे आत्मा हृदय कहा जाता है। देखिए, जैसे हम लोग पैदा तो नंगा होते हैं, सब लोग नंगा ही पैदा होते हैं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। तो उसको क्या किया जाता है? प्रोटेक्शन किया जाता है। कैसे? कपड़ा पहना करके। वैसे ही अधिकार तो हम लोगों को दे दिया गया है, मूल अधिकार दे दिया गया है, लेकिन अगर उसका प्रोटेक्शन नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा और नंगा ही रह जाएगा। इसलिए प्रोटेक्शन जरूरी है। तो जो मूल अधिकार हम लोगों को दिया गया है उसका प्रोटेक्शन कौन करता है? तो मूल अधिकार का प्रोटेक्शन जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है, यानी संवैधानिक उपचार। आपके मूल अधिकार का कोई मिसयूज कर रहा है तो आप उसके लिए उसका संवैधानिक उपचार ले सकते हैं। आपके संवैधानिक उपचार के लिए 2 आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल 32 और एक है आर्टिकल 226 यानी 226। तो 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जाते हैं और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है, तो वो आपके आर्टिकल 32 को कहा जाता है। और संविधान का हृदय भी कहा जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है आपके मूल अधिकार का पेरेंट्स है, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। अपने मूल अधिकारों के लिए कोई ऐसे सिविल लॉ के लिए सिविल केसेस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। आपको पहले जिला कोर्ट में जाना होगा, उसके बाद हाई कोर्ट में जाना होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। लेकिन आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यह आपका अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32 में। सबसे पहला रीट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? जब सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है तो जो गिरफ्तार किए गए पर्सन रहते हैं, जिसे गिरफ्तार किया गया रहता है, उसको कोर्ट में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है, यानी कोर्ट में लाया जाता है। टू दी बॉडी, यानी बॉडी के साथ कोर्ट में प्रस्तुत करना, कोर्ट में लाना। जय भीम जो मूवी बना था इसी पर बना था। ये आपके जो रिट है हैबियस कॉर्पस, उसी से रिलेटेड जय भीम मूवी है। बहुत लोग जानते थे कि जय भीम मूवी जो है वो भीमराव अंबेडकर का बायोग्राफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हैबियस कॉर्पस का जो रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, उसी से रिलेटेड वो मूवी है। आप देखेंगे, बहुत ही अच्छा मूवी है। उसके बाद होता है परमादेश। परमादेश क्या होता है? बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों में आप लोग देख रहे होंगे, देखे भी होंगे कि बच्चा कुछ कर रहा है और मैडम जी हैं जाड़े के दिनों में धूप में बैठ करके स्वेटर बुन रही हैं। यानी जो अधिकारी हैं या जो टीचर है, कोई भी है पर्सन, वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो ये भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। यानी जो वहां पर लोग पढ़ रहे हैं, यानी जो आपका अधिकार है, वो आपका काम नहीं हो पा रहा है। अगर आपका काम नहीं हो पा रहा है तो आर्टिकल 32 के थ्रू आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा? आदेश देगा, आप अपने कार्य को करिए, आपको ये कार्य दिया गया है तो आप करिए। और उन पर जांच भी बैठ जाएगी, उनका नौकरी भी जा सकता है और जेल में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि जो उनको काम सौंपा गया है, जो उनको काम दिया गया है, वो काम उनको करना ही है। तो वही होता है परमादेश, यानी क्या करता है? आदेश देता है। मैडम अर्थ होता है आदेश देना, यानी जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो अधिकारी है, जो उनका काम है, उन्हें उसको करना ही पड़ेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। इसमें क्या होता है? जैसे कि जिसके जुरिडिक्शन क्षेत्र में, जिसके जुरिडिक्शन एरिया में आते हैं, जैसे कि मान लीजिए बनारस का कोई पर्सन है और गाजीपुर जिला में जाकर के केस कर दिया, और किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर केस कर दिया गया, उस पर केसेस चल रहे हैं,
तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि वो पर्सन तो बनारस का है, उसका जुरिडिक्शन एरिया तो बनारस है, इसलिए बनारस के कोर्ट में ही वो केस कर सकते हैं, दूसरे कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। अगर दूसरे कोर्ट में उनके खिलाफ अगर केस चल रहा है तो वहां पर जो पर्सन है वो क्या करा सकते हैं, रिट जारी करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से प्रतिषेध का, यानी जो चल रहे हैं केस उसको रोकने के लिए उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। वो अपने जुरिडिक्शन एरिया में जाकर के केस कर सकते हैं और उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक दिया जाए। इसके बाद है अधिकार परीक्षा, को वारंटो। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति हो और वो किसी प्रकार से नौकरी में आ गया है, गलत तरीके से आ गया है या घूस दे करके आ गया है, रिश्वत दे करके अगर नौकरी में आ गया है तो आप यहां पर को वारंटो का केस कर सकते हैं। को वारंटो में क्या होता है कि उस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से इस चेयर पर आप बैठे हैं, आपका एग्जाम कब हुआ था, आपका टेस्ट किसने लिया था, आपका टेस्ट 1 में कितना मार्क्स आया था, टेस्ट 2 में कितना मार्क्स आया था, आप ट्रेनिंग कहां लिए हैं, ये सारी चीजें उनसे पूछी जाएगी। और घूस दे करके आए हैं और उनका नौकरी ये साबित हो जाएगा कि घूस दे करके लगा है, तो वो जितने दिन तक नौकरी किए हैं और जितना पैसा सरकार का गबन किए हैं यानी लिए हैं सैलरी के रूप में, सारा उनको पे करना पड़ेगा और चले जाएंगे जेल में भी। और दूसरी चीज और इसमें एक आ जाती है, मान लीजिए कि कोई अधिकारी है और उसका वो काम नहीं है और वो काम वो कर रहा है, तो इसमें आप केस दायर कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं किस अधिकार से, को वारंटो में किस अधिकार से आप ये कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए कि दरोगा जी है और उनका जो कार्य है वो सिपाही नहीं ना कर सकता है जी, सिपाही का कार्य सिपाही करेगा, दरोगा जी का कार्य दरोगा जी करेंगे, तो दरोगा जी वाला कार्य सिपाही करने लगता है, तो वहां पर आप पूछ सकते हैं किस अधिकार से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर बाइक लेकर के चलेंगे तो जो सिपाही होते हैं वो गाड़ी को रोकवाते हैं और कहते हैं कि आप ड्राइवरी लाइसेंस दिखाइए, हेलमेट क्यों नहीं पहने हैं, जूता क्यों नहीं पहने हैं, आपका गाड़ी का चालान होगा। तो वो ये पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन चालान करने का अधिकार उनका नहीं है। अधिकारी रैंक के ऑफिसर जो होंगे, यानी जो ऑफिसर होंगे अधिकारी रैंक के ही पर्सन चालान करते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी उनका अधिकार नहीं है, सिपाही आपका चालान नहीं कर सकते हैं, और अगर कर रहे हैं तो आप पूछिए क्यों, को वारंटो किस अधिकार से आप ये कार्य कर रहे हैं। अगर ऐसा जान जाएंगे तो आपको छोड़ देंगे अगर उनका अधिकार होगा, या उनको मान लीजिए कि जब इलेक्शन होता है तो ड्यूटी शिफ्ट कर दी जाती है, हाँ आपको ये अधिकार दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, पदभार संभाले हुए हैं तब तो काट सकते हैं, लेकिन पदभार नहीं संभाले हुए हैं तो उनको काटने का अधिकार नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ये होता है उत्प्रेषण। मैंने अब इसको दोनों को एक साथ समझिए। आपको मैंने बताया था प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, और अब बता रहा हूं उत्प्रेषण, सरसरारी। इसमें क्या होता है, देखिए जिसके जुरिडिक्शन क्षेत्र में है और उस समय आपने केस कर दिया कि ये हम पे जो है गलत तरीके से कार्य किया जा रहा है और हम इस जुरिडिक्शन क्षेत्र के नहीं आते हैं, इसमें केस चलाया जा रहा है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको क्या करेगा, रोक लगा देगा, स्टे लगा देगा। लेकिन जब निर्णय दे देगा उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मान लीजिए किसी का कोई 5 रुपए चुरा लिया है, तो चुराने के लिए फांसी की सजा नहीं ना हो जाएगी। अब यहां पर मान लीजिए चोरी के लिए एक छोटा सा चोरी किया है, मान लीजिए 5 रुपए का कुछ चीज चुरा लिया है, उठा लिया है, रखा गया था कहीं पर तो उठा लिया है, तो चोरी कर लिया है, तो चोरी के लिए फांसी की सजा दे दी गई। तो ये उसका जुरिडिक्शन क्षेत्र में नहीं है, चोरी के लिए फांसी की सजा तो है ही नहीं। मतलब 5 रुपए का सामान वो तो देखा जाता है कैसा चोरी किया है कि मर्डर किया है, क्या किया है, तो उसके लिए अगर फांसी की सजा दी जाएगी
तो बहुत गलत हो जाएगा ना, उसके प्रति तो न्याय नहीं हो पाई। तो इसलिए अगर गलत तरीके से उसको न्याय नहीं मिल पाया है और डायरेक्ट वो चला गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो उस उत्प्रेषण यानी ये कहा जाएगा या दूसरे कोर्ट में केस चल रहा है और उसके जुरिडिक्शन एरिया में नहीं है और जुरिडिक्शन एरिया से बाहर वाले कोर्ट जो है निर्णय दे दिया उसके खिलाफ में, तो क्या करेगा, उत्प्रेषण का रिट, तो उसके जो निर्णय हुए हैं वो जीरो हो जाएंगे, उनके निर्णय का मान नहीं होगा, उसके निर्णय का, उस कोर्ट के निर्णय का मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके जुरिडिक्शन एरिया में है ही नहीं, तो हम मान्य क्यों करें। इतना तक तो आप लोगों ने समझ लिया। यहां पर क्या होगा, रोक लगाएगा, अभी केस चल रहा है और जब केस चल करके निर्णय हो गया तो यहां पर चला जाएगा सरसरारी, इसको खत्म कर दिया जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा और जो ये कोर्ट आदेश देगा, जो उसके लिए सजा बनती होगी या उनके जुरिडिक्शन एरिया में जो कोर्ट होगा वहां पर केस करिए, नहीं तो जीरो। अब ये तो आप लोग 35 हमको उम्मीद है, सॉरी 32 आप क्लियर हो गया होगा, आपका 5 प्रकार के रिट है, अब 5 आप लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं 33, इसमें क्या दिया गया है ये देख लीजिए। अभी तक हम लोगों ने 32 तक पढ़ लिया और 33 में दिया गया है कि जो सेना होते हैं या जो ऐसे रैंक पर होते हैं जैसे कि सीनियर है और उनका जूनियर है, तो ये नहीं कहेंगे कि हमको समानता का अधिकार है। क्यों नहीं कहेंगे? कि वहां पर उचित कर्तव्य का पालन और अनुशासन बना रहना चाहिए। जहां पर सेना है, सेना के यहां मार्शल लॉ चलता है, वहां पर सिविल लॉ नहीं चलता है, वहां पर मार्शल लॉ चलता है, तो वहां पर इसकी जरूरत, यहां पर कुछ हद तक उसमें फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर दिया गया है, ये कहिए कि इसको खत्म भी किया जा सकता है, खत्म भी हो जाएगा। क्योंकि मार्शल लॉ में है कि आपको अनुशासन में रहना है, क्योंकि देश की रक्षा करना है। ये नहीं कि कोई आपका अधिकारी आया और वो चेयर पर बैठा है, आप नीचे बैठे, तो ये नहीं कहेंगे कि हमें समानता का अधिकार है, हम भी चेयर पर बैठेंगे, वो चेयर पर बैठे हैं, तो वहां पर अनुशासन देखा जाता है। इसलिए 33 में जो है ये रोक लगाया गया है, लेकिन इसमें संसद को शक्ति दी गई है, कहां तक सही रहेगा वो उचित समझे तो वहां पर वो विधि बना सकता है कि इस हद तक सही है, पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन राज्य विधानमंडल को नहीं है, संसद को है लेकिन राज्य विधानमंडल को नहीं है, यही इसमें दिया गया है। देखिए, जैसे सेना के सदस्यों के लिए भी हो सकता है इसमें। इसके बाद जो गुप्तचर होते हैं, दूसरे देश में जाकर के गुप्त सूचनाएं देते हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। इसके बाद जो मीडिया है, प्रेस, मान लीजिए कि सेना का कोई कार्य कहीं पर हो रहा है तो प्रेस की स्वतंत्रता है। वैसे तो प्रेस की स्वतंत्रता आप लोगों को मैंने बताया था कि अलग से कोई वर्ड नहीं है, जितना आम नागरिक को है उतना ही उनको भी है। तो वहां पर उस बात को प्रेस नहीं करेगी जिससे देश के लिए कुछ खतरा। और इसमें राजदूत भी आ जाते हैं, वो इनके लिए थोड़ा सा रोक लगाया गया है। अब चलते हैं 34 में। अब 34 में सेना के जो मार्शल लॉ है वहां पर लागू किया गया है। यहां पर तो सेना के लिए था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वहां पर सीमित किए गए हैं, लेकिन जहां पर सेना का कैंप रहेगा, जहां पर सेना की छावनी रहेगी, जहां पर सेना का कार्यालय है, उस एरिया में मार्शल लॉ चलता है, सिविल लॉ नहीं चलता है। तो उनको विशेष अधिकार दिया गया है। यानी विशेष अधिकार क्या, उनके एरिया में यानी मार्शल लॉ लागू होगा। यानी जो वहां के लोग हैं, जैसे जम्मू कश्मीर को एग्जांपल में ले सकते हैं, वहां पर बहुत सारे आतंकवादी आते रहते हैं, तो जहां पर सेना की छावनी रहेगी उस एरिया में जितने लोग रहेंगे उनके फंडामेंटल राइट के लिए और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेना को उस समय पूछेगा नहीं कि हम इसलिए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं या आप हमारे घर में पूछ करके आइए, ऐसा कुछ नहीं है। मार्शल लॉ में जो है
उसमें बताया जाता है कि आप डायरेक्ट जाकर के पूछताछ कर सकते हो सकता है इस घर में आतंकवादी हो, वो जाकर के देख सकते हैं, वो जाकर के सर्च कर सकते हैं, उनको अधिकार है। तो वहां पर ये लागू नहीं हो। 35 में क्या दिया गया है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाना। देखिए, अब आपको मैंने बताया है कि जो आपका फंडामेंटल राइट है उसके लिए संसद जो है उसको कम करके खत्म नहीं कर सकती। लेकिन मान लीजिए हम लोगों का संविधान जो है 1950 में लागू हुआ है, 1950 से चल रहा है, 70 वर्षों से भी अधिक हो गया, 70 वर्षों से अधिक हो गया, तो उसमें कुछ तो परिवर्तन किया जा सकता है ना। तो इसको शक्तिशाली बनाने के लिए, कम करने के लिए नहीं दिया गया है, इसमें शक्तिशाली बनाने के लिए संसद जो है वो विधि बना सकती है। और फंडामेंटल राइट को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन विधि बनाएगा, संसद। राज्य के विधानमंडल विधि नहीं बनाएंगे। अब देख लीजिए, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। हमने आपको पढ़ाया है समता का अधिकार, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है, और उसके बाद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिससे आपके फंडामेंटल राइट का स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाए, आर्टिकल 13 में दिया गया है। अब समता का अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 7 थे, अब कितने हैं, 6। अब इसको बारी बारी से देख लेते हैं और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 14 से 18 तक समता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक में है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। इसके बाद आपको धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर के 28 तक में है। इसके बाद शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार 29 और 30 में है। इसके बाद संपत्ति का अधिकार 31 में था लेकिन अब खत्म कर दिया गया है। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका 32 में दिया गया है। यानी मेन जो है आपका 14 से लेकर के 32 तक फंडामेंटल है। और शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया गया है। ये कहां जोड़ा गया है, आर्टिकल 21 का ए में जोड़ा गया है। और संपत्ति का अधिकार खत्म करके कहां जोड़ा गया है, ये आर्टिकल 300 के ए, यानी कह सकते हैं इसको, ए में जोड़ दिया गया है। संपत्ति का अधिकार को यहां शिफ्ट कर दिया गया है। अब देखिए, इसको देख लेते हैं। ओनली इंडियन सिटीजन, यानी सिर्फ भारत के नागरिक पर ही ये फंडामेंटल राइट लागू होगा। कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो भारत के नागरिक पर लागू होगा, कौन कौन सा उसमें अनुच्छेद है, देखिए इसमें है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अब इसको देख लेते हैं क्या क्या है, शॉर्ट में समझा देते हैं, बाकी चीज तो आप लोगों को बता दिया गया है। अनुच्छेद 15 में है जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा अगर दूसरे देश के लिए भी रहता तो सब पाकिस्तानी आकर के कहता कि हम तो जाति और धर्म के आधार पर हमको यहीं पर रख लीजिए, हमको भेदभाव मत करिए। तो इसलिए किसके लिए है, सिर्फ इंडियन के लिए है, सिर्फ यहाँ के जो नागरिक होंगे उनके लिए है। इसके बाद 16 में क्या दिया गया है, अवसरों का समानता का अधिकार होगा, यानी जो भी अवसर आएंगे, जो भी आपको जॉब रहेंगे, वो समानता का अधिकार रहेगा। कुछ चीजें उसमें आपको दिए जा सकते हैं जो कि जैसे कि SC ST के लिए है, उसमें आरक्षण दिया जा सकता है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, नहीं तो विदेशी आकर के कहते हैं हमें तो स्वतंत्रता का अधिकार है, हम भी यहाँ पर कहीं पर रह जाएंगे, कहीं पर बस जाएंगे, कहीं पर व्यापार वगैरह करने के लिए तो वो आदेश दिया जाता है। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार यानी आर्टिकल 19 पूर्णतः भारत के नागरिकों के लिए ये फंडामेंटल राइट है। इसके बाद संस्कृति से रिलेटेड और शिक्षा से रिलेटेड, यहां पर ये दोनों में शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड है, तो वो भी भारत के नागरिकों के लिए। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।